हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है उसकी वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। साथ ही मॉडल पेपर भी यूपी बोर्ड का जो हिंदी का है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखना है कॉपी को, हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में आज पूरा मॉडल पेपर कैसे सॉल्व होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। तो चूंकि इसमें हो सकता है आपको उतना क्लैरिफाई ना दिखे क्या लिखा है मैंने, तो इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है और लैपटॉप में मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो बेसिकली इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होगी। ठीक है। चूंकि यहाँ पे तो यही अवेलेबल थी, बोर्ड की कॉपी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल भरनी है अपनी। यहाँ पे जो आपका जो पहला पेज होगा, ये आपका ब्लैंक होगा, मतलब इसमें लाइनें नहीं होगी। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। मैंने यहाँ से किया लेकिन आपको यहाँ से करना है। ओके। बाकी सेम चीज़ आपको सेम रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि जो है मॉडल पेपर तो साथ में कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कितना लिखना है पीडीएफ फॉर्म में। ये यूपी बोर्ड का इस साल का मॉडल पेपर है जो आपको यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, सामान्य हिंदी के नाम से। ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साहित्यिक प्रश्न से, जो कि गद्य के साहित्यिक प्रश्न से है। ठीक है। ये आपकी कॉपी है पीडीएफ के रूप में। तो अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन की, तो पहले का जो का है वो है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा दूसरा ऑप्शन संपूर्णानंद। ठीक है। इसका अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं वो है लल्लू लाल की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रेम सागर। सुख सागर आपकी जो है सदा सुखलाल जी की है, परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास की। ठीक है। ये आपकी इंशाअल्लाह खां की। इसका अगर हम बात करें पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है आपका चौथा यशपाल। अगले क्वेश्चन की बात करें जो घ नंबर, वो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो इसके सही ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके सही ऑप्शन है चौथा नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपका जो गद्य में चैप्टर है, एक चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिनके लेखक हैं। ठीक है। तो उसका जो है उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ा है तो उनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से पहले आपको खंड का डालना है और ठीक है। फिर इसके बाद आपको प्रश्न नंबर डालना है, प्रश्न 1। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये साहित्यिक प्रश्न है गद्य, तो आपको इस तरीके से ये लिख देना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपको चूंकि इसमें 5 सेक्शन है तो आपको वह डालना उत्तर वन का। ठीक है। वन खा, उत्तर वन गा, उत्तर वन गा, उत्तर वन अंगा। फिर आपको लिखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपको डालना है। जैसे इसमें दूसरा ऑप्शन था पहले का संपूर्णानंद, तो आपको पहले ये ऑप्शन नंबर डालना है। फिर आपको जो ऑप्शन में लिखा है वो आपको लिखना है। इसमें संपूर्णानंद, हम कई बार जल्दबाजी में ये करते हैं कि हम वो लिखते नहीं हैं जो लिख रहता है, हम सिर्फ ऑप्शन नंबर ही डालते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो दूसरा आपने दूसरा नंबर लिखा है कि तीसरा नंबर लिखा है। तो इसमें आपके मतलब मार्क्स कभी कभी कन्फ्यूजन में कट सकते हैं। तो इसलिए आप पूरा ऑप्शन लिखिए। ठीक है। उसका उसमें जो लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे आपका जो दूसरा है ये प्रेम सागर, फिर तीसरे का है ये चौथा यशपाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका पद्य से, तो साहित्यिक प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी आपकी जो है अब किसने रचना लिखी थी ये, तो ये की थी जयशंकर प्रसाद ने। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, छायावादी के। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ये छायावादी के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक हैं। तो ये हो जाएगा आपका छायावादी युग। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे अग्रदास, नंददास और तुलसीदास, ये तीनों आपके भक्ति काल के हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एलिमिनेट करके भी रामधारी सिंह कर लगा सकते हैं, नहीं तो बेसिकली आपको ये इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1943 जो दूसरा क्वेश्चन है वो सही है, आंसर सही है। ये आपका प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। घा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला आपका पहले क्वेश्चन से जो कामायनी किस युग की रचना है इससे आपका वो मैच कर रहा है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कामायनी ऑप्शन है, और कामायनी अभी हमने देखा है कि ये छायावादी युग की है। ठीक है। तो आपका इसलिए कामायनी है।
और बाकी तीनों रचनाएं आपकी द्विवेदी युग की हैं। अगर लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखें तो वो है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है बेसिकली वो है एक राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय और कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको भी सेम वे में ही लिखना है। आपको जो है दूसरे पेज में प्रश्न नंबर डालना है, उसमें डालना है ब्रैकेट में क्वेश्चन टाइप साहित्यिक प्रश्न पद। आपको ऐसे 5 उत्तर 2 का उत्तर 2 खा ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन नंबर डालना है, फिर जो ऑप्शन में लिखा है वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फुल स्टॉप भी लगा देना है। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि कुछ हाँ आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे अगर आपकी मान लो कठिन हो जाए, पहले आपने कोई ऑप्शन लिखा फिर बाद में पता चला याद आया कि ये कुछ ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो आप जो है इसको पूरे इस तरीके से काटना है। ठीक है, मतलब एक स्केच से आपको पूरी एक मतलब लाइन से खींच देना है, स्पष्ट क्लियर ही काटना है। उसके बाद फिर आपको अपना सही ऑप्शन लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप मान लो इधर ही कहीं पे जो है इसी के ऊपर वो अपना सही ऑप्शन लिख रहे हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं होगी। और बाकी आपको इस तरीके से ये कामायनी इसका ऑप्शन था, इसका ऑप्शन तक कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इस तरीके से आपको साहित्यिक प्रश्न कॉपी में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है प्रश्न 3, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपके बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। तो इसमें मैंने कॉपी में पहला वाला गद्यांश किया है। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली एक बार पढ़ लेते हैं। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या क्या है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में बेसिकली आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो ये वाला आपका पहला पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके रचयिता लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो और इसको कैसे अगर हम देखेंगे संदर्भ, तो इसमें बेसिकली आपको पहले प्रश्न नंबर डालना है, फिर ब्रैकेट में क्वेश्चन टाइप डालना है, गद्यांश आधारित प्रश्न। अगर आप गद्यांश बस लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको संकेत डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 ऑप्शन आते हैं, तो आप कौन सा वाला लिख रहे हैं, तो इससे आप जब संकेत डालेंगे तो इसमें तो इससे उसको क्लियर हो जाता है कौन सा वाला लिख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली पैराग्राफ के स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, और आपको लास्ट के 1-2 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, और बीच में आपको डॉट डॉट करके ऐसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम पहला ऐसे डाले, ये इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है जिसमें बेसिकली हम संदर्भ लिख रहे हैं, तो हमने संदर्भ हेडिंग बनाई। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप नामक प्रकरण से लिया गया है। ठीक है, प्रकरण की जगह आप पाठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रचयिता की जगह आप लेखक भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब जैसे अगर देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आपको ब्लैक से लिख देना है। ठीक है, जिससे वो क्लियर दिखें। ठीक है, और इसके बाद आप जैसे इसमें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो अगर आप मतलब इसको भी काले पेन से लिखिए। ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे कई बार हम क्या लिखते हैं, जब कोई आंसर लिखते हैं तो हम फिलो में पहले हम उस वर्ड को लिख जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम काले पेन से लिख सकते थे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि ऐसी कंडीशन में आप उसको मतलब उसके ऊपर ब्लैक पेन मत चलाइए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ से जैसे आप भूल गए तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो वो है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब अगर हम देखेंगे तो आपके पैराग्राफ में इसका आंसर है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो आपका इसी में आंसर मिल गया। तो किस तरीके से लिखना है, तो यह धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अपनी कोख में अनेक प्रकार के, अब अमूल्य निधि है तो अमूल्य निधि क्या होता है, मूल्यवान रत्न वस्तु यही सब है, तो आपने उसका पर्यायवाची यूज कर लिया, मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए हैं या रखे हुए हैं। तो ये आपका बेसिकली आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसमें रेखांकित अंश कौन सा है, तो यही वाला है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से व्याख्या करनी है वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे डालना है रेखांकन अंश की व्याख्या हेडिंग। फिर इसके बाद आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, ठीक है, जो लेखक हैं या लिखते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धरती माता की कोख है, तो हमने क्या किया, इसका पर्यायवाची यूज किया। धरती का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी, और कोख का हम लिख सकते हैं गर्भ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका पर्यायवाची का यूज किया। पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार के अमूल्य निधि के बदले मूल्यवान रत्न यूज कर लिया। मूल्यवान रत्नों या वस्तुओं का भंडार है, ठीक है, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। तो अब ये मतलब ये लाइन उसमें नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो कि जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, ठीक है, वो मतलब कई सालों से हैं और उसमें मौजूद हैं। तो आप लिख सकते हो जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं, इन रत्नों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसलिए यह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, इसका जो हमारी एक लाइन थी वो है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, लास्ट लाइन थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कवि ये कहना चाह रहा है कि अतः हमें भूमि के विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए, यानी हमें इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 से 5 लाइन का व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आधे पेज का लिख देना है या बहुत ज़्यादा लिख देना है, क्योंकि 2 ही नंबर का है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो ये आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा आंसर, कि पृथ्वी को लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर, यहाँ पे एक्चुअली जो आपका ये गद्यांश है, ठीक है, अगर आप किताब से मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब गलती है, यहाँ पे नदियाँ वर्ड मिस हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किताब में देखेंगे तो सही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा था कि धातु मतलब नदियों ने इसको पहाड़ों को पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर ये है कि पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। तो जैसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे मिट्टी है उसको काले पेन से लिख लिया, नदियाँ पहाड़ इन सबको ब्लैक पेन से लिख दिया। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में देखेगा तुरंत तो वो देखेगा मिट्टी है, नदी है, तो यानी वो सही है आंसर, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, वो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें लास्ट में लिखा है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो किन सब की, तो हमें उन सब का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपसे ये लाइन लिख के पूरा आंसर नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें पृथ्वी के गर्भ में स्थित मूल्यवान रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ और अन्य अनमोल वस्तुओं तथा देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों की जांच पड़ताल करना चाहिए। यानी जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, ठीक है, उन सब के हमने नाम लिख दिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको करना है। ये दूसरा वाला पैराग्राफ भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, आप करके देखिए। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो है प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका पद्यांश से रिलेटेड है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। तो इसमें मैंने ये अथवा वाला किया है। ठीक है, लज्जाशीला, ये पहला वाला अभी कैकई का अंताप से मैथिली शरण गुप्त का, ये वाला भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी में लज्जाशील वाला किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना, तो ना सुंदरी तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक हो, वह गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, कोई किलांता कृषक ललना खेत में जो खावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सिला, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चाहें तो पहले इसको ना पढ़ के सीधे क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर इसके बाद आप इसमें देखिए। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका ये आपको जो है पहले चैप्टर से है पवन दूत का, जिसके आपके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसको कैसे लिखना है, नए पेज में प्रश्न नंबर डाला, ब्रैकेट क्वेश्चन टाइप डाला, पद्यांश आधारित प्रश्न, फिर आपने संकेत डाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने संदर्भ लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड के पवन दूत का नामक प्रकरण से अवतरित है। अवतरित की जगह आप लिया भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसके कवि या रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको काले पेन से कर दिया। इसका अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश ये वाला है, जो थोड़ी सी श्रमिक वय हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली, फिर हम लिखेंगे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, राधा पवन को समझा रही है, कह रही है। तो राधा पवन को समझाती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे तो पहली 2 लाइन में है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। तो हमने इसके बारे में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो उसी की बात हो रही है। तो पहले किसकी बात हो रही है हमें वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें आपको लिखना रहेगा, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती, लज्जाशील जिसका अर्थ है स्त्री दिखाई दे, और यदि वह
अब यहाँ से थोड़ी सी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले मुख की मलिनता को हर लेना। हर लेना का अर्थ होता है दूर कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आपका यही है, जो थोड़ी सी श्रमिक बॉय हो, गोद ले शांतिक होना, यानी चिंतित हो तो उसको गोद में लेकर उसके दुख को दूर करना, ठीक है, और उसके होंठों से और कमल समान मुख से, इसी को आपको लिखना है। तो इसमें भी आपको 4-5 लाइन लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ही है। इसका अगर हम जो 3 क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, तो यहीं पर लिखा है। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखेंगे तो उसमें लिखा है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में यह कहना चाहती है कि यदि तुम्हें लाजवंती या लज्जाशील कोई महिला दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, बल्कि उसको गोद में लेकर उसको स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। तो यही बेसिकली इसमें है, ठीक है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में यह कहना चाहती है कि यदि पवन तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उठाना और उसको स्पर्श करके गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। चौथा क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो इसमें रूपक है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ है बादल, कृषक ललना का है समय स्थिति। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। ये दूसरा वाला आप स्वयं से करिए। इसका अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो जीवन परिचय वाला गद्य का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के कई सारे कमेंट्स पढ़े थे पिछले, क्योंकि मैंने एक वीडियो और बनाई थी बोर्ड कॉपी से रिलेटेड, तो उसमें आपने कहा था कि जीवन परिचय नहीं आता। तो हाँ बिल्कुल जीवन परिचय नहीं आता, लेकिन आपको मतलब साहित्यिक परिचय लिखना है, लेकिन साथ में 2-3 लाइन जीवन परिचय आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे उसमें जन्म मृत्यु जन्म स्थान के बारे में आपको थोड़ा बहुत, पिता का नाम क्या है, ये सब आपको 3-4 लाइन जीवन परिचय लिखना जरूरी, लिख दीजिए, ठीक है, तो सही रहेगा। इसमें ऐसे इसमें 3 ऑप्शन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा है, ठीक है, देखते हैं। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे 3+2, तो यहाँ पे 3 होते हैं आपके अलग जो थ्योरी के साहित्यिक परिचय के, ठीक है, जीवन परिचय के, और 2 नंबर होते हैं रचनाओं के। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से है, आपको प्रश्न नंबर डालना है। अब यहाँ पे इसमें चूंकि 2 खंड है तो उत्तर नंबर 5 का यहाँ पे आपने लिख दिया साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिख दीजिए। फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन डाला, ऑप्शन नंबर, ठीक है, और जिसका लिख रहे हैं उसका नाम डाला, ठीक है। जिसका आपको करना है, एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, जिसमें आपको जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, सम्मान है, योग, और कोई अगर प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्ध निबंधकार की थी, उपन्यासकार थे कि नाटककार थे, ये सब आपको लिखना है। 5 से 6 चीज़ें संक्षिप्त परिचय में। इससे क्या होता है कि जब कोई आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है, चूँकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन है तो वो पूरा तो पढ़ नहीं सकता, इतना टाइम भी नहीं है, तो वो ये चीज़ें देखेगा, जिससे उसे फैक्ट्स पता चल जाएंगे कि आपको सही पता है कि नहीं पता है। फिर इसके अलावा आप जीवन परिचय हेडिंग लगाइए हिंदी के। फिर आपको लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। जन्म स्थान बता दिया। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, पिता का नाम बता दिया। इसका ये 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के रूप में कार्य करते रहे। इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। तो आपने जन्म स्थान, मृत्यु और बचपन की कोई बारे में हो तो आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो साहित्यिक परिचय में भी ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने हेडिंग बनाई साहित्यिक परिचय, उसमें आपको लिखना है बेसिकली साहित्य में उनका योगदान क्या था, कौन कौन सा सम्मान मिला, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या किया, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से, तो आपको तो इसमें बेसिकली क्या किया, जो सम्मान मिले हम वो बता रहे हैं, से विभूषित किया या सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने जो कार्य किया वो हम बता रहे हैं। ये कई वर्षों तक नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। हजारी प्रसाद जी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध विद्वान, समालोचक, निबंधकार, संपादक एवं इतिहास लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है रचनाएं लिखनी है। तो आपको द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर इसके बाद आपको सेक्शन बनाने हैं, जिसमें निबंध संग्रह, आलोचना, साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादन, जो भी हो, 4 से 5 सेक्शन, ठीक है। और हर सेक्शन में आपको 3 से 4 रचनाएं लिखनी है। जैसे इसमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभाव, विचार विटर, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है, सूरदास की लालित्य योजना, इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अब 10 से 15 रचनाएं लिखनी है, ठीक है।
अगर ये काव्य में हो तो काव्य में बेसिकली आपको क्या करना है कि इसमें चूंकि सेक्शन नहीं होते, उसमें सीधी वो काव्य कृतियाँ होती हैं, तो आप क्या करिए यहाँ पे ऐसे 1 2 यहाँ पे ऐसे क्रम वाइज 10 5 से 10 मतलब 8 9 रचनाएं लिख दीजिए, ठीक है। बाकी आपको सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे बॉक्स बनाना है ये, और फिर आपको जीवन परिचय 2-3 लाइन लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, देन रचनाएं या कृतियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये आप जो साहित्यिक परिचय कवि का वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। इसका अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपकी 5 नंबर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी में ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु मतलब बेसिकली आपका सारांश होता है, तो वो बताया, तो वो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आप टाइप डाला कहानी, फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाल दी, कथा वस्तु मतलब सारांश ही होता है। फिर जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताया था कि इसमें आपको स्टार्टिंग में 2-3 लाइन लिखनी होगी है, जिसमें आप लेखक का नाम डालोगे, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी सी 1-2 लाइन 2-3 लाइन आपको लिखनी है। तो जैसे मैंने लिखा है कि जयंत कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा हिंदी की प्रचलित कहानी है, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया। लेखक ने इस कहानी में प्रेम को पवित्र बंधन बताया है और विवाह को सामाजिक बंधन। इस कहानी की कथावस्तु निम्नवत है। तो आपको इस तरीके की 2-3 लाइन लिखनी है, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं लिखिए तो मान लो इतना लिख दीजिए, लेखक ने इस कहानी है प्रेम को पवित्र बंधन और विवाह को सामाजिक बंधन, ठीक है। फिर आपको इस कहानी की कथावस्तु निम्नवत है। फिर आपको हेडिंग के, ठीक है, आप या तो पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, हेडिंग बना के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब एग्जामिनर को समझने में ज़्यादा इजीनेस होगी, ठीक है। पहली हेडिंग विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगरों से बधाई देते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया। उर्मिला जो रिपुदमन की प्रेमिका है ने भी इस समाचार को पढ़ा, ठीक है। तो जैसे अगर आप मान लो काले पेन से लिखना भूल जाओ तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है। दूसरा, राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच संबंध, इन दोनों के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य। मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं क्योंकि उन्हें नींद कम आती है। रिपुदमन और उर्मिला की एक संतान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रेम संबंध, बंधन, विवाह, आचार मारुति, संतान, ये सब, तो जब वो एग्जाम में चेक करेगा तो उसे जो काले वर्ड से आपने लिखे हैं, काले पेन से लिखे हैं, वो स्पष्ट दिखाई देंगे क्लियर पहले, तो वो उससे समझ जाएगा इन काले वर्डों से हाँ आपने सही लिखा है होगा, ठीक है। तो हालांकि वो पढ़ेगा लेकिन पूरा नहीं पढ़ेगा। तो तीसरा है आचार्य द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। तो इसमें राजा रिपुदमन कहते हैं कि पहले वह विवाह के लिए तैयार नहीं थे, गर्भ धारण करने के बाद भी विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। ब्लॉगने पर वह प्रसन्न नहीं है। आचार्य बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की पुत्री है और उन्हें विवाह की सलाह देते हैं, किंतु उर्मिला अपने, अब जैसे यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई, तो आपको ऐसे काली स्केच या नीली स्केच से स्पष्ट एक लाइन के रूप में काट देना है, ठीक है। उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर ही नहीं लिखना है, ठीक है, क्लियर हो जाए, ठीक है। अपने पिता की सलाह नहीं मानती है। फिर अगली हेड रिपुदमन की दक्षिण ध्रुव जाने की तैयारी। और उर्मिला रिपुदमन को दक्षिण ध्रुव के सटलैंड द्वीप, जो भी स्पेशल नाम वगैरह हो उसको आप काले पेन से या अंडरलाइन कर दीजिए, जाने के लिए कहती है। रिपुदमन जहाज करते हैं, लेकिन जहाज के जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला भावुक हो जाती है। रिपुदमन के दक्षिण ध्रुव जाने की खबर से अखबारों में धूम मच गई। फिर अगली हेडिंग रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। जैसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो इसको आपने ब्लैक लाइन से लिख दिया। इसके बाद गोली का कनपटी के आर पार निशान है और उर्मिला एक अक्षर अखबार का ध्यान से पढ़ती है। रिपुदमन द्वारा लिखा गया पत्र, जो लास्ट हेडिंग है, राजा ने अपने पत्र में लिखा कि दक्षिण ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है। मैं अपने होशो आवास में अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। भगवान मेरे लिए, मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ब्लैक लाइन से लिख दीजिए, ठीक है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो इस तरीके से आपको जो है 1.5 से 2 पेज में सारांश लिखना है। अगर इसका उद्देश्य आता है मान लो कहानी का, तो उसके लिए आप अगर 1 पेज 1.25 पेज लिखेंगे तो वो उतना इनफ है, ठीक है। अगर सारांश आता है तो 1.5 पेज इनफ है, ठीक है। जैसे इसमें आप जैसे मैंने 6 हेडिंग बनाई, तो आप 1-2 हेडिंग कम कर सकते हैं, 4-5 हेडिंग में 1.5 पेज तक लिख सकते हैं, ठीक है, वो इनफ है। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो जो है आपका स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है। तो इसमें बेसिकली
कई सारे खंड काव्य है। पहला क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, रश्मि रथी मुक्ति यज्ञ त्यागपति। तो आप अपने जिले के हिसाब से आपको उस जो आपका जिला है जिसमें उस जिले में जो भी आपका खंड काव्य चलता है उसका आपको लिखना है। जैसे अगर श्रवण कुमार की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, एक राजा दशरथ का, एक है नायक का। तो यहाँ पे मैंने श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण बताया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखना है, पहले आपको प्रश्न नंबर डालना है, फिर क्वेश्चन टाइप खंड काव्य, फिर आपने हेडिंग डाली श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। ठीक है, जिससे उससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को आपने कौन सा पार्ट करने वाले हो। फिर उसके बाद आपने वही सेम चीज़ कि पहले आपने मतलब लेखक के बारे में लिखा, नाम लिखा उसका। ठीक है, उसके बारे में और 1-2 लाइन और लिखी। तो डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार है। वह सरयू नदी के तट पर अपने माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता है। श्रवण कुमार की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। तो 1 लाइन आपने उस श्रवण कुमार के बारे में एक्स्ट्रा जोड़ दी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हेडिंग बना के चरित्र चित्रण लिखना है। पहला माता पितृ भक्त। ठीक है, उसमें लिख देना श्रवण कुमार एक आदर्श माता पितृ भक्त पुत्र हैं। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह उन्हें काबर में बैठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराता है। दूसरा, सत्यवादी। श्रवण कुमार सत्यवादी हैं। जब राजा दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करते हैं तो वह उन्हें साफ साफ बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है, उनके पिता वैश्य तथा माता शूद्र हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हेडिंग के नीचे इस तरीके की अंडरलाइन की इस केस से। ठीक है, तो ये सब जो है आपको क्या करना है, ये सब मतलब स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब आपको पेपर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आपके पास जब टाइम हो उस हिसाब से फिर आपको ये काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो आप स्टार्टिंग में ही मतलब ये सब करने लगो, इसमें मतलब आपका टाइम वेस्ट हो गया, बाद में पेपर छूट जाए तो वो सही नहीं है। ठीक, तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये खाली इसके से लाइनें हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है अब बाद में जब आपको पूरा पेपर खत्म हो जाए तब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगली हेडिंग है क्षमाशील। श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत वह उनका सम्मान ही करता है। ठीक है, इसके बाद आपने एक और हेडिंग बना सकते हो भाग्यवादी। श्रवण कुमार भाग्य पर विश्वास करता है, अर्थात जो भाग्य में है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, यही जीवन का सत्य है। दशरथ द्वारा ही बाण लगना वह भाग्य का खेल समझता है। और एक और हेडिंग भारतीय संस्कृति सच्चा प्रेमी। भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह माता पिता गुरु तथा अतिथि को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता है। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 हेडिंग बनानी है। ठीक है, कोशिश कीजिए कम से कम 4 हेडिंग हो। ठीक है, और आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 पेज इनफ है, 1.5 से 2 पेज। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है और कि श्रवण कुमार। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जितने भी अब वो यूज की हेडिंग, उन सब हेडिंग को लिख देना है। श्रवण कुमार माता पितृ भक्त हैं, सत्यवादी हैं, क्षमाशील है, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है, वह खंड काव्य का नायक है। इस तरीके से आपको एंड कर देना है। ठीक है, आप राजा दशरथ का इसी प्रकार से लिखना है सेम। इसका अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका खंड खा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है प्रश्न 8। इसमें 2 सेक्शन है, का एंड खा। का में आपको संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना है, खा में पद्यांश का व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन में होते हैं। 7 नंबर का होता है, 2 नंबर होता है संदर्भ का और 5 नंबर होती है हिंदी में अनुवाद का। ठीक है, तो संदर्भ जरूर लिखिए इसमें। तो इसमें मैंने आप पहले वाली का बेसिकली अनुवाद किया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, धार्मिको नेता पथु पत्रकार चासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन से एव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़े मानस्य आपस्य तत्रो सा शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम साहाम्यश्च अकरोत् प्राणी से अस्य स्वभाव एवासीत। तो देखिए कैसे लिखना है। इसमें बेसिकली आपने पहले ऊपर खंड खा डाला, प्रश्न नंबर डाला, प्रकार डाला, क्वेश्चन संस्कृत खंड, उत्तर डाला क्योंकि इसमें 2 सेक्शन, उत्तर नंबर 8 का। फिर आपने इसमें भी लिख दिया संस्कृत गद्यांश क्योंकि इसमें गद्यांश पद्यांश 2 हैं। ठीक है, फिर आपने संकेत डाला। ठीक है, जितने ही पैराग्राफ हों उसमें आप संकेत जरूर डालिए। तो यहाँ पे आपने संकेत डाले, स्टार्टिंग का एंड का वर्ड लिखा। फिर आपको संदर्भ लिखना है। सेम उसी तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक समान हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक प्रकरण से उद्धृत है। उद्धृत मतलब होता है यहाँ पे लिया गया है, तो आप लिया गया भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रकरण मतलब पाठ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान क्या रखना है कि जो चैप्टर का नाम है इसमें जो है जैसे संस्कृत खंड में जैसे कई जगह बिंदी होती है या ठीक है, तो वो नाम जो है चैप्टर का वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसमें गलती मत करना। जैसे हम कई बार यहाँ पे ये जो बिंदी है वो नहीं लगाते आह की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, इसमें नंबर कट सकते हैं। इसके अलावा हमें हिंदी अनुवाद करना है। इसमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ है सेम टू सेम उसका हिंदी अनुवाद, मतलब अगर से उसमें 4 लाइन है तो आपको 4 लाइन ही लिखनी है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है।
ठीक है। इसमें बेसिकली ध्यान का रखना होता है। तो इसमें आप महामना उसका उनका फुल फॉर्म लिख दिया। मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होता देखते वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे तथा सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। तो जितनी लाइनें हैं, जैसे इसमें 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें हैं तो 4 लाइनों में अनुवाद, कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है ना ही घटाना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद अगर हम खा नंबर की बात करें तो उसमें पद्यांश में आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन में मैंने इसमें दूसरे वाली का किया है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। इसमें भी सेम चीज़ वही है कि आपको पहले उत्तर नंबर डालना है, वो डालना है कोष्टक में टाइप, फिर आपको संकेत डालना है, फिर संदर्भ लिखना है सेम टू सेम। यहाँ पे गद्यांश ये पद्यांश हो जाएगा। इसमें लेखक वगैरह नहीं होते इसलिए यहाँ पे वो यूज नहीं करते, ठीक है। इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है या व्याख्या भी लिख सकते हो। तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र का वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। अब जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश में होता है ना हिडन लेटर, ठीक है। तो सेम टू सेम जो है इसमें है, मतलब लाइक ये जो है अर्थ दे रहे हैं, ये सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को, ठीक है, तो ये उसका अर्थ है, ठीक है। लेकिन आप किंतु अंदर और ये आप जोड़ रहे हैं, इससे आपका पूरा सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो आप चाहे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो पद्यांश होता है इसमें अगर आप चाहें तो अर्थात लगा के 1-2 लाइन अपने मन से जोड़ सकते हैं उसका भाव लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन गद्यांश में ये नहीं करना, ध्यान रखें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका मुहावरों का अर्थ लिखकर, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4 मुहावरे हैं जिसमें मैंने दाल में काला, किसी भी एक का आप लिख सकते हो, दाल में काला होने का लिखा है, ठीक है। कैसे लिखना है ये देखिए। फिर आपने प्रश्न नंबर डाला, टाइप डाला मुहावरे, उत्तर। अब देखिए यहाँ पे आपने नंबर डाला, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे दाल में काला होने 30 नंबर पे, तो आपने तीसरा नंबर डाला, ठीक है। उस नाम लिखा उस मुहावरे का, ठीक है। फिर अर्थ लिखा, वही सेम चीज़। अगर कटिंग हो तो आप स्पष्ट काटिए, ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। किसी बात पर संदेह होना या कुछ गड़बड़ होना, तो आपने अर्थ लिख दिया। फिर आपने वाक्य प्रयोग लिखा, जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि दाल में काला है, ठीक है। एक बार इसका अर्थ भी ऐसे निकाल लो कि जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कि किसी बात पर संदेह है, तो यानी एग्जैक्ट फिट बैठ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें बात प्रयोग करना है, किसी एक का, तीनों का नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें जो कि इस बार नया जुड़ा है, ठीक है, आपके इस बोर्ड में, वो है आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपके 2 ऑप्शन में होते हैं गद्यांश, और 3 क्वेश्चन होते हैं। उसका आपका इन्हीं पैराग्राफ से आंसर लिख के छाटना होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, तो यहाँ पे मैंने अब पहले वाले का करके दिखाया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो यह कहना एक भूल है कि इच्छा, संतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित करता होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल को खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन तथा सत्ता प्राप्त करता है तो, यहाँ पे 2 लिखा है तो रियल में तो है, तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि बल्कि परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो अगर हम देखेंगे इसी में, तो अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ? नहीं। अब आगे अगर हम लाइन पढ़ेंगे, वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति या अशांति को प्रोत्साहन मिला है। तो अगर आप देखेंगे बेसिकली तो इसमें परिणाम वर्ड का यूज नहीं हुआ है,
लेकिन उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली यही आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है अनसीन पैसेज में, आप गद्यांश में आपको सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेगा, आपको उसके वर्ड्स का यूज करके आंसर बनाना पड़ेगा, तो इसी से आपका आंसर बन जाएगा। देखते हैं, तो जैसे इसमें लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें सेंटेंस उस हिसाब से बनाना है जैसे क्वेश्चन में पूछा है, और वर्ड्स यूज करने हैं अपठित गद्यांश के, और इसमें भी संकेत वैसे लिखना है, क्वेश्चन टाइप लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सीधे सीधे नहीं दिया है, आपको इसके वर्ड्स यूज करके बनाना होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं तथा आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, या निस्वार्थ तथा इच्छा मूर्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कम करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न, यहाँ पे आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। तो यह इसका आंसर, ये मतलब ये लाइन यूजफुल नहीं है। इसके अगर अगली लाइन देखेंगे, सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए मौच आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते, तो इसी से आपको आंसर बन जाएगा। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष को जो क्वेश्चन है उससे हमने ये उठाया। फिर कर्तव्य भावना तथा आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए तथा निस्वार्थ एवं इच्छा मूर्ति होकर धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वर्ड्स हमने उसी के यूज किए, सेंटेंस अपने हिसाब से बनाए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये वाली लाइन आपको लास्ट में मिलेगी, ये देखिए, यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठ जाए, तो इसी से आपका बन जाएगा। लेकिन आपको सेम टू सेम नहीं छापना, आपको अपने मन से बनाना है, मतलब इन वर्ड्स का यूज करके। कैसे बनेगा, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट है तो ऐसे आंसर स्टार्ट होगा। का अर्थ है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो समझे, तो मतलब आपको वर्ड्स इसी पैराग्राफ की यूज करने हैं, लेकिन सेंटेंस आपको क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है, ठीक है, और अपनी भाषा में बनाना है। तो इसी तरीके से आपको इस सेकंड वाला करना है, आप करके देखिए। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्द दे दूंगा, इसमें आपके 4 खंड हैं, का, खा, गा, गा का खंड है। निम्नलिखित शब्दयोगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बेसिकली ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है बसन व्यसन। तो अगर आप देखेंगे तो बसन मतलब होता है बस, और व्यसन मतलब होता है आदत, बुरी आदतें, ठीक है। तो इसमें यही सबसे सटीक आंसर है, तो इसका हो जाएगा सी। और अगर हम अगला देखेंगे अम्बुज और अम्बुद है, तो इसमें आप देखेंगे अम्बुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल, तो इसका भी सी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कैसे लिखना है इसको, तो इसमें बेसिकली प्रश्न नंबर डालना है, टाइप डालना है, उत्तर नंबर, ऐसे ही सेक्शन जैसे आपने साहित्यिक प्रश्न बनाए थे 11 का, खा, गा, गा, उसमें भी आप चाहें तो लिख सकते हो, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है ये, ठीक है। इसके बाद फिर आपने जो क्वेश्चन नंबर डाला, इसके बाद जो आंसर ऑप्शन नंबर डाला सी, और पूरा ऑप्शन लिखा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डाला सी, कमल और बादल। फिर इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, किसी एक के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 हैं, आप किसी के लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंबर के लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए, अनेकार्थी शब्द होते हैं ये, तो आप अनेकार्थी शब्द डाल दिया टाइप। इससे एग्जामिनर को चेक करने में इजीनेस होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन डाला आपने, क्वेश्चन नंबर अंबर, आकाश, वस्त्र। यहाँ ध्यान कर रखना है, यहाँ पे हमें समानार्थी नहीं लिखना। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, आकाश, आसमान, इस तरीके के पर्यायवाची यूज लिख लेते हैं, वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 वर्ड अर्थ लिखने, लेकिन अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अर्थ। एक होता है वस्त्र, एक होता है आकाश, ठीक है। फिर इसका हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये पहला है जो आंखों के सामने हो, तो इसका होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। और दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसका होता है जिज्ञासु। तो इसको भी आप सेम टू सेम वाक्यांश लिए एक शब्द टाइप हो गया। पहले का बी प्रत्यक्ष, सी जिज्ञासु। आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन में जो लिखा है वो सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। लास्ट जो है घा नंबर, वो है वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें 2 वाक्य को शुद्ध करना होता है, हम जल्दबाजी में कभी कभी एक ही बात को करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आज 4 हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ हो जाएगा इसका तुम कुर्सी पर बैठे हो। दूसरे का सही हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों की जगह अनेक, ठीक है। इसका तीसरा हो जाएगा सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो इसमें कवि सम्मेलन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पे कृपया हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से शुद्ध वाक्य तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिलते हैं,
खेलते हैं या खिले हैं वाक्य की है। तो आप इस तरीके से ये 2 कोई बनाना है, उसका नंबर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन, ये रक्षण अलंकार से है। तो का नंबर है वीर रस अथवा आस रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का होता है, 1 नंबर होता है उदाहरण का, 1 नंबर परिभाषा का। तो इसको कैसे लिखना है, आपने पहले प्रश्न नंबर डाला, उत्तर नंबर डाला, हास्य रस हेडिंग डाली, फिर आपने परिभाषा लिखी। जहाँ पर किसी काव्य कहानी कविता आदि को सुनने पढ़ने तो नाटक इत्यादि को देखने से मन में जो यहाँ पे स्थायी भाव आपने लिखा, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे अनुभव बात संचारी भाव द्वारा पुष्ट किया गया हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। ये अपनी प्रिपरेशन की वीडियो में बता चुका हूँ, ये सेम टू सेम परिभाषा, ठीक है। तो वही आपको यूज करनी है। उदाहरण आपको लिखना जो भी इजी हो, आपको याद हो जाए। जैसे इसमें मैंने लिखा है शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा हसे, हासी को दंगा वयोनंगा के ब्याह में, फिर आपको स्पष्टीकरण कर देना है, ठीक है। इससे ठीक है। फिर आपने विभाव, आपने स्पष्टीकरण कर दी। विभाव में 2 टाइप होते हैं, आलम्बन उद्दीपन। तो आलम्बन है शंकर जी, उद्दीपन है अतिथि स्त्रियों का आना तथा महादेव का नंगा रूप। अनुभाव क्या है, गंगा और नागों का हंसने से यहाँ पे करने होंगे, तो आपने क्लियर काट दिया, ठीक है। इसका संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, लोगों का भयभीत होना, स्थायी भाव हास, अतः यहाँ पर हास रस है, ठीक है। आपने क्लियर कर दिया क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वो है खा नंबर, श्लेष तथा अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो इसमें ठीक है कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो आपने यहाँ पे उत्तर नंबर डाला, फिर आपने यहाँ पे हेडिंग डाली, जैसे यहाँ पे श्लेष अलंकार का लिखा है मैंने। लक्षण या परिभाषा एक ही चीज़ है। जहाँ पर किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गाय न उबरी, मोती मानिस सुन। स्पष्टीकरण कर देना है। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए चमक से, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा से, प्रतिष्ठा सम्मान तथा चून के लिए जल से, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो आपने स्पष्टीकरण कर दिया 3-4 लाइन लिखकर, ठीक है। ये वाला आप जो है, ये आपका जो है दोहा है, ये आप जो है दोहा में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, छंद में। इसके बाद जो लास्ट है वो है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, उत्तर नंबर डाला, फिर आपने सोरठा डाला, लक्षण डाला या अर्धसमात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। फिर आपने उदाहरण लिख दिया, जो समृद्ध सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन करव अनुग्रह होए बुद्धिराज सब गुण सदन। या आपने दूर लिख दिया, इससे क्लियर दिख जाए, आपको मात्रा भी क्लियर, ठीक है। तो ये आपने मात्रा दिखा दी गिनकर, या 11 है, 13 है, 11 है, 13 है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा ए, ये सब आपके एक होता है, मतलब एक होता है ये, ठीक है। और जो बड़े बड़े, जैसे इसमें बड़ा ओ है, जिसमें ओ है, आओ है, ठीक है। इसमें जैसे ओ है, इसमें बड़ा है, तो ये सब दीर्घ होते हैं, यानी इसको एस से लिखते हैं। इसका मतलब होता है गिनती 2, ये 1 और ये 2, तो इस तरीके से गिनती करते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है 13वां क्वेश्चन, जो है कि आपका पत्र लेखन से है। वो है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 6 नंबर का होता है, 2 नंबर होता है आपका प्रारूप का, किस फॉर्मेट में लिखा है, सही फॉर्मेट है या नहीं, 4 नंबर होता है कंटेंट का, ठीक है। तो इसमें मैंने बैंक में खाता खोलने वाला लिखा है, देखते हैं कैसे लिखना है। तो आपने बेसिकली क्वेश्चन नंबर डाला, पत्र लेखन लिखा टाइप, फिर आपने हेडिंग डाली बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। फिर आपको सेवा कैसे लिखना है, तो देखिए फॉर्मेट ये होता है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, आपने भारतीय बैंक का नाम डाला, ठीक है, शाखा का नाम डाल दिया, जिला का नाम सुभाष बाजार मेरठ, कुछ भी डाल दीजिए अपने, ठीक है, अपने यहाँ का डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने विषय डाला नया खाता खुलवाने के संबंध में। फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखा महोदय, सबने निवेदन है कि प्रार्थी आपके बैंक में नया बैंक खाता खुलवाना चाहता है ताकि वह बैंक में दी जाने वाली सुविधाएं तथा अन्य योजनाओं का लाभ उठा सके। चूंकि प्रार्थी एक विद्यार्थी है इसलिए उसे सरकार द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। यहाँ कटिंग हुई तो आपने स्पष्ट काट दिया, किंतु अब सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित होती है, इसलिए बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न है। अतः फिर आपने पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के बैंक खाता खोलने की कृपा करें, तो आपकी अति कृपा होगी। यहाँ धन्यवाद लिख देना है, दिनांक डाल देना है, जैसे यहाँ पे 22 फरवरी कुछ भी डाल दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे आपको डालना है प्रार्थी, और यहाँ पे अपना, यहाँ पे कोई नाम नहीं डालना है आपको, आवासा या काखागा इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और कोशिश कीजिए कि जो आप पत्र लिखो वो एक ही पेज में हो जाए कंप्लीट, ठीक है, जैसे मैंने इसमें किया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र। इसके अलावा जैसे जो आपका है हिंदी के लिए प्रवक्ता पद के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है वो है निबंध का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का होता है, ठीक है।
2 + 7, तो बेसिकली क्या होता है, 2 नंबर होते हैं आपकी रूपरेखा के और 7 नंबर होता है आपका कंटेंट का। ठीक है, तो इसमें 5 ऑप्शन है तो इसमें मैंने पहले में देश में बेरोजगारी की समस्या पे लिखा है। ठीक है, कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, टाइप डाला, निबंध है, फिर आपने हेडिंग डाली और यहाँ पे पहला नंबर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि दो देश में बेरोजगारी समस्या पहले नंबर पे, तो ये डाल दिया, क्लियर कर दिया पहला। ठीक है, देश में बेरोजगारी की समस्या। फिर आपने यहाँ पे रूपरेखा डाली। ठीक है, रूपरेखा बेसिकली क्या होती है, जो आप हेडिंग का यूज करते हैं वो आपको एक साथ लिखनी होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 6 हेडिंग मैंने यूज किए हैं। तो प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी दुष्परिणाम, कारण, दूर करने के उपाय, ऑप्शन है। तो आपको इस तरीके से रूपरेखा लिख देनी है, ये आपके 2 नंबर की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, डालना है। फिर आपने प्रस्तावना डाली इन हेडिंग्स को एक एक करके डालना है। जैसे यहाँ पे वर्तमान में हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं, इनमें से सर्वाधिक प्रमुख है बेरोजगारी की समस्या, आपने बुलेट लाइन से लिख दिया। ठीक है, अब मैंने अपनी प्रिपरेशन की वीडियो में याद करिए बताया था कि आपको कोर्स का यूज़ कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, इस बात का प्रमाण लाल बहादुर शास्त्री के एक कथन से मिलता है, हम दुनिया में सम्मान तभी जीत सकते हैं जब हम अपने देश से बेरोजगारी और गरीबी को दूर कर सकें। ठीक है, तो ये कोड बेसिकली क्या बता रहा है, ये बेरोजगारी और गरीबी, मतलब बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है ये बता रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप चाहें तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर 2-3 लाइन लिखने की बात कर सकते हो। ठीक है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक उसके बाद फिर आप लिखिए, एक मोटे अनुमान से भारत में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लोगों को यह आशा थी कि देश में सबको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, किंतु यह संभव नहीं हो सका और तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति बद से बदतर होती गई। तो इसका आज हमारे समाज में बेरोजगारों की समस्याएं वृद्धि होती जा रही है बेरोजगारी की, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने काले पेन से लिख दिया। आपने दूसरी हेडिंग डाली, बेरोजगारी का बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो योग्यता रखने पर भी, कार्य की इच्छा रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। बालक, वृद्ध, रोगी और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता। भारत में बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है, यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि देश का भावी विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 4-5 लाइन लिखनी है। बेरोजगारी के दुष्परिणाम, ठीक है, इससे हानियाँ क्या क्या हो रही हैं। तो बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश, अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा जैसी अपराध, वित्तीय आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विषय जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दूषित करता है। तो बेसिकली देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपने काले पेन से जो यूज किए, तो जैसे वो एग्जामिनर चेक करेगा, ठीक है, तो उसको देख लेगा ये निर्धनता, भुखमरी, मानव, तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने सही लिखा है। ठीक है क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ सकता, उतना टाइम नहीं होता उसके पास। इसका आगे देखिए, बेरोजगारी के कारण, हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण है। आप इसके अंदर सब पार्ट बनाइए, हेडिंग बनाइए तो और अच्छा है। ठीक है, इससे ये चेक करने में बिजनेस होती है। तो आपने एक डाला, जनसंख्या वृद्धि है, भारत में जनसंख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, यह एक प्रमुख कारण है। शिक्षा प्रणाली में दोष कि आज की इस दुनिया, पूंजी वाली दुनिया में नौकरी अत्यधिक स्पेशलिस्ट हो गई, विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता नहीं देती। ठीक है, कुटीर और लघु उद्योगों का पतन है, उद्योग विकास का लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इससे जो है कई कारीगर बेरोजगार हो गए। ठीक है, अगला श्रम की गतिहीनता, भारत में श्रम की गतिशीलता कम है, परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर इलाकों में नहीं जाते। तो इस तरीके से आप 3 से 4 पॉइंट बना दीजिए मेजर। ठीक है, इसके अलावा फिर आप क्या करिए, बाकी जो पॉइंट्स है छोटे छोटे, उनका इकट्ठा लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, कृषि का पिछड़ापन, श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, स्वरोजगार के साधनों की कमी इत्यादि कारणों से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको ने बेसिक मेन कारण हेडिंग बना के लिख दिए 3-4, फिर उसके बाद बाकी छोटे छोटे कारण उनको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगली हेडिंग बनाई, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न हैं। आपने फिर वही सेम चीज़, ये 3-4 आपने हेडिंग बनाई, तो बेसिकली जो आपने हेडिंग कारण में बनाई थी वही हेडिंग आप उपाय में बना सकते हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो इस पर नियंत्रण के लिए शिक्षा का विस्तार, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना आवश्यक है। कुटीर उद्योगों का विकास, ठीक है, लघु उद्योगों के विकास से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सरकारी योजनाएं, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अनेक योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो सकती हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा शिक्षित एवं अर्धशिक्षितों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बेसिकली आपने सरकारी योजना के बारे में लिख दिया, आपने एग्जाम्पल दे दीजिए एक सरकारी योजना का। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण,
कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास, स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि जैसे निजी उद्यम, ठीक है, अपना बिजनेस खोलना, नया व्यवसाय प्रारंभ करना इत्यादि उपायों द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो आपने 3-4 पॉइंट मेन लिखी हेडिंग बनाकर और बाकी आप इकट्ठा लिख दीजिए। फिर उसके बाद उपसंहार, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है। रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर अब जोर दिया जा रहा है। ठीक है, परिवार नियोजन, नए नए उद्योगों की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनको अधिक और विस्तृत प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो बेसिकली उपसंहार क्या होता है, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था प्रिपरेशन की, इसमें आपको पॉजिटिव नोट पर एंड करना होता है कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, हमें ये करने की जरूरत है, हम नेगेटिव ही नहीं, हमें पॉजिटिव अप्रोच देखना होता है। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच दिखा दी सरकार की, ठीक है, हमें जागरूक होने की जरूरत है, इस तरीके से आप 4-5 लाइन लिखकर एंड कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे ऐसा एंड का एक निशान बना सकती है, ठीक है। लास्ट में आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में, शब्दों में, ठीक है। और क्या कर, ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि एक नया रूल ऐड हुआ था कि आपको बोर्ड पेपर की कॉपी के हर पन्ने में, हर पेज में वो लिखना है रोल नंबर, ठीक है। तो इस बार मतलब कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, तो आप मतलब जैसे एग्जामिनर जिस हॉल में बैठे हो आप उसके एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा कि ये करना है कि नहीं। अगर वो कहें कि हाँ आपको रोल नंबर डालना है, तो आप क्या करिए कि मतलब जैसे एक पेज में, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप एक पन्ने के एक साइड लिख दीजिए रोल नंबर, दूसरी साइड नहीं लिखिए। तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग के 3-4 पेज में अच्छे से लिख दीजिए, बाद में आप पेपर सॉल्व कीजिए और लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर आप बाकी ये करते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह से आपको कॉपी लिखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हर क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, कितने पेज का, ठीक है। और बाकी देखिए जैसे हम एक डाउट और ये होता है कि हम दोनों साइड खींचें, ये लाइन की नहीं खींचें, ठीक है, साइड की। तो आप एक साइड खींचिए, इनफ है, दोनों साइड खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका जैसे ये आपको स्केच वगैरह का यूज़ करना है, तो आप मतलब जो लास्ट में से लाइन वगैरह खींचना है, सजाना, तो ये आप लास्ट में कीजिए जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे, जीवन परिचय कितने मिनट के लिए कितना टाइम दे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्यिक क्वेश्चन हैं, उन सब की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो जुड़े रहिए, ठीक है। आई होप और अदर सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश है, पीसी है, उनको कैसे लिखना है उसकी वीडियो भी जल्द अपलोड होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कॉपी की पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस पीडीएफ की, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। और इसके अलावा जो ये मॉडल पेपर है तो ये आपको जो UPMSP की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।